नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 2 मार्च 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है? तो दोस्तों, जो मीरा है इसका संबंध किस फसल से है? तो बाजरा से है। ध्यान रखें दोस्तों, वैश्विक पहल जो मीरा है इसका संबंध किस फसल से है? तो बाजरा से है। दोस्तों, पहल का उद्देश्य बाजरा की खपत तथा उत्पादन बढ़ाना है। ध्यान रखें, जो मीरा या वैश्विक पहल है इसका उद्देश्य क्या है? तो बाजरा की खपत प्लस उत्पादन बढ़ाना। आगे देखिएगा दोस्तों, IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, जो IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। ध्यान रखिए दोस्तों, कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर है। दोस्तों, जो IEEFA इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, या दोस्तों IEEFA इसका फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एनालिसिस जो है और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो भारत का पहला दोस्तों सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा गांव, जो कि कहाँ स्थित है? तो गुजरात का दोस्तों गांव है जो मोढेरा है। या दोस्तों भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री यह कहाँ स्थापित की गई? तो एशिया की दोस्तों सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जो है यह तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की गई है। और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसके द्वारा ही दोस्तों यह कंपनी फैक्ट्री स्थापित की गई है। अगला है प्रश्न, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिम्स्टेक जो एनर्जी सेंटर है इसके गवर्निंग बोर्ड की पहली जो बैठक है यह बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई है। और इसके जो BEC है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, इसके पहले कार्यकारी निदेशक कौन थे? तो घनश्याम प्रसाद। ध्यान रखिए दोस्तों, बिम्स्टेक जो एनर्जी सेंटर इसके गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और जो BEC है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, इसके पहले कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो घनश्याम प्रसाद। ध्यान रखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिम्स्टेक की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई? बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? तो 1997 में दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं, इसके सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में दोस्तों बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, यह दोस्तों इसके जो सदस्य देश थे। और इसमें दोस्तों अगर सदस्य देश की बात की जाए तो पहले दोस्तों 5 इसके सदस्य देश थे, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। बाद में दोस्तों नेपाल और भूटान को दोस्तों इसमें बात को शामिल किया गया। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका, बांग्लादेश में दोस्तों बिम्स्टेक का मुख्यालय है। बात आसियान की जाए दोस्तों, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता, इंडोनेशिया में दोस्तों आसियान का मुख्यालय है। जो इसके जो सदस्य देश हैं कितने हैं वर्तमान में दोस्तों? आसियान के 11 सदस्य देश हैं। और नवीनतम 11वां सदस्य देश कौन सा है? तो तिमोर लिस्ते जो है यह आसियान का नवीनतम 11वां सदस्य देश है। SCO की बात की जाए, संघाई जो सहयोग संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और जो संघाई सहयोग संगठन है इसका नवा सदस्य देश कौन सा है? तो ईरान। ध्यान रखें दोस्तों, आसियान का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तिमोर लिस्ते। और संघाई जो सहयोग संगठन है इसका नवीनतम नवा सदस्य देश कौन सा है? ईरान। जो SCO है इसकी 2023 में बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो हमारे भारत में दोस्तों SCO की 2023 में बैठक आयोजित की जाएगी। और इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया,
तो वाराणसी को दोस्तों, वाराणसी को एशिया की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों पॉइंट, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपियन यूनियन है, इसका मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। और इसमें दोस्तों सदस्य देश कितने हैं, तो 27। यूरोपीय यूनियन में दोस्तों सदस्य देश 27 हैं। दोस्तों हाल ही के पिछले वर्षों में जो यूरोपीय यूनियन है, इसी से जो है ब्रिटेन अलग हुआ है। ब्रिटेन दोस्तों इससे अलग हुआ है। इसी को दोस्तों, जो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है, इसे क्या कहा गया, तो इसे ही दोस्तों ब्रेग्जिट बोला गया है। ब्रेग्जिट दोस्तों ध्यान रखें, इसे ही ब्रेग्जिट कहा गया है। नाटो की बात की जाए दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 30 हैं। ध्यान रखें, यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश 27 हैं, नाटो के सदस्य देश 30 हैं। आगे देखते हैं। जो विश्व दोस्तों आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है। स्थापना विश्व आर्थिक मंच की कब की गई, 1971 में दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई है। और इसकी दोस्तों शीतकालीन बैठक का आयोजन कहाँ होता है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में ही दोस्तों इसकी विश्व आर्थिक मंच की शीतकालीन बैठक का आयोजन किया जाता है। जो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है, यह इसी के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, यह किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही दोस्तों यह इंडेक्स जारी की जाती है। दोस्तों जिनेवा में विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि और कौन से संगठनों का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, तो ध्यान रखिए, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका दोस्तों मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही। और इसके अलावा दोस्तों अगर ILO की बात की जाए, जो विश्व श्रम संगठन है, इसका मुख्यालय भी दोस्तों जो है जिनेवा में है। इसके अलावा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो GSMA है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन। इसके द्वारा दोस्तों गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जो 2023 है, इसे किससे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों जो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 है, यह भारत को दोस्तों दिया गया है। और किसके द्वारा यह अवार्ड दिया गया, तो ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन जो GSMA है, इसके द्वारा ही दोस्तों यह अवार्ड जो है दिया गया है। और यह किस लिए दिया गया, तो दूरसंचार क्षेत्र में नई नीतियां बनाने तथा उनका विनियमन करने के लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। पूछा जाए आपसे कि वर्ल्ड मोबाइल जो कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो बार्सिलोना स्पेन में दोस्तों वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तीनों जो दिवस हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, उसके अलावा दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस और सिविल रेखा दिवस, यह तीनों दिवस जो हैं दोस्तों यह 1 मार्च को मनाए जाते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस और सिविल रेखा दिवस, ये तीनों दिवस 1 मार्च को मनाए जाते हैं। जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है, इसकी जो मनाया जाना कब से प्रारंभ किया गया, तो 1990 से दोस्तों प्रारंभ किया गया है। इस बार 2023 की थीम क्या है, तो भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा, भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा दोस्तों विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 की थीम है। अगर शून्य भेदभाव दिवस जो है दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस, यह दोस्तों कब से प्रारंभ किया गया, सन 2014 से दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। और इसकी थीम इस बार 2023 में क्या है, तो सेव लाइफ जो है यह शून्य भेदभाव दिवस की थीम है। ध्यान रखें दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है, सेव लाइफ। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए सिविल लेखा दिवस, या इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1976 से दोस्तों सिविल लेखा दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य आगे है दोस्तों, देखते हैं।
भारत में अकाउंटिंग तथा जो ऑडिटिंग है इसको कब अलग किया गया था? दोस्तों, अकाउंटिंग से संबंधित जो पद है वह हमारे भारत में कौन सा है? CGA। और जो ऑडिटिंग है इससे संबंधित पद कौन सा है? तो CAG। तो दोस्तों कह रहा है, आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि CGA और CAG जो पद हैं इनको कब अलग किया गया, या दोस्तों भारत में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को कब अलग किया गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों इन दोनों पदों को सृजित किया गया था, या दोनों पदों को अलग अलग किया गया था। दोस्तों जो CGA हैं वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारतीदास जो हैं यह वर्तमान में CGA हैं। और CAG यानी दोस्तों जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, यह वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, यह दोस्तों वर्तमान में CAG हैं। और CGA कौन है? तो भारतीदास। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इन दोस्तों दिवसों को आप लोग जरूर ध्यान रखें कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस या दोस्तों यह भी 1 मार्च को मनाया जाता है। और सिविल लेखा दिवस यह भी 1 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस यह 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता दोस्तों संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, गोवा की बात की जाए दोस्तों, गोवा राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम लोग एक नज़र डालते हैं, देखते हैं। गोवा जो है आपको पता होगा यह पुर्तगाल का उपनिवेश था। गोवा जो है यह पुर्तगाल का उपनिवेश था। और जो पुर्तगाल उससे आए दोस्तों जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों के बारे में दोस्तों देखिएगा, भारत आने वाले सबसे पहले दोस्तों यूरोपीय कौन है? तो पुर्तगाली थे। भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों ने दोस्तों प्रिंटिंग जो प्रेस है और तम्बाकू की खेती यह भारत दोस्तों लेकर आए थे। ध्यान रखें, आपसे पूछा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस या तम्बाकू जो है यह भारत लेकर कौन आए? तो पुर्तगाली लेकर आए। और पुर्तगाली जो है दोस्तों भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में यह गए भी थे। यह दोस्तों 1961 में भारत से गए थे। और इन्होंने दोस्तों अपना उपनिवेश किसे बनाया था? तो गोवा को। गोवा जो है दोस्तों यह 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। उसके बाद दोस्तों 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में गोवा के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रमोद सावंत जो हैं या दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई जो हैं यह गोवा के राज्यपाल हैं। और विधानसभा सीट कितनी है? तो 40 दोस्तों विधानसभा सीट हैं। आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सबसे अगर कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला दोस्तों राज्य गोवा ही है। गोवा का राज्य जो क्षेत्रफल है दोस्तों यह सबसे कम है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ध्यान रखें दोस्तों। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य वह उत्तर प्रदेश है। तो आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? वह भी दोस्तों सिक्किम है। सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य सिक्किम है। कितनी सीटें हैं? 32 सीट हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ है? तो पुडुचेरी में। अगर आपसे दोस्तों प्रश्नों का आप लोग अंतर ध्यान रखें, प्रश्नों का दोस्तों भाषा इनकी देखें और इनमें अंतर आप लोग देखें क्या है। पहले प्रश्न में कह रहा था कि सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य। अगर आपसे प्रश्न में राज्य कहा जाए तो आपको सिक्किम लगाना है, क्योंकि दोस्तों सिक्किम में 32 सीटें हैं। अगर आपसे सीधा प्रश्न ऐसे बने कि भारत में सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य या यूटी, ऐसे भी लिखा सकता है कि राज्य या यूटी। या फिर दोस्तों सीधे आपसे पूछा जाए कि भारत में
सबसे कम विधानसभा सीट वाला जो राज्य कौन सा है, तो पुडुचेरी। दोस्तों जो पुडुचेरी है इसमें 30 सीटें हैं, लेकिन जो पुडुचेरी है दोस्तों यूटी है, यानी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखें इन दोनों में दोस्तों राज्य अब से पूछा जाए तो सिक्किम है और यूटी वह पुडुचेरी है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों जो रायसीना डायलॉग है यह इस बार कौन सा संस्करण है, 8वां है, और कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। रायसीना पहाड़ी है दोस्तों, रायसीना पहाड़ी यह दिल्ली में ही स्थित हैं। और दोस्तों रायसीना पहाड़ी के बारे में आप लोग ध्यान रखें कि यहीं पर राष्ट्रपति भवन भी स्थित है, रायसीना पहाड़ी पर ही दोस्तों राष्ट्रपति भवन स्थित है। और जो रायसीना पहाड़ी है यह दोस्तों अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसी का भाग है, या आप कह सकते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका अंत ही है ये रायसीना पहाड़ी, जो कि दिल्ली में स्थित है। जो रायसीना डायलॉग की बात हो रही दोस्तों, यह 2016 से प्रारंभ हुआ है रायसीना डायलॉग, और 2023 में इसका 8वां संस्करण है। इसका शुभारंभ कौन करेगा, तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। ध्यान रखें रायसीना डायलॉग 2016 से प्रारंभ हुआ है, 2023 में 8वां संस्करण है। शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं इनके द्वारा दोस्तों इसका शुभारंभ किया जाएगा। और दोस्तों इसकी जो थीम है, थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम है दोस्तों प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। या दोस्तों इस जो रायसीना डायलॉग है इसकी 2023 की थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। यह दोस्तों इसकी थीम है। आपसे ये जो है थीम इसकी कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बाकी जो तथ्य हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि रायसीना पहाड़ी जो है, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है, दिल्ली में। यहीं पर दोस्तों राष्ट्रपति भवन है। और रायसीना डायलॉग कब से प्रारंभ हुआ, 2016 से। 2023 में इसका 8वां संस्करण है। शुभारंभ किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने। और जो दोस्तों रायसीना डायलॉग है यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है इसके द्वारा ही यह रायसीना डायलॉग आयोजित किया जाता है। इस बार दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे संबंधित रायसीना डायलॉग से, वह ध्यान रखें आप लोग कि इस बार मुख्य अतिथि कौन है। तो मुख्य अतिथि हैं दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी, जो कि दोस्तों इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि जो इस बार दोस्तों रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया, इस पर दोस्तों मुख्य अतिथि कौन थी, तो जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों इस बार मुख्य अतिथि थी, और यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। तो पेप्सिको इंडिया जो है इसके द्वारा दोस्तों जो रणवीर सिंह है इनको दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। जो पेप्सिको इंडिया है इसकी टैगलाइन क्या है, तो राइज अप बेबी जो है इसकी टैगलाइन है। ध्यान रखें। और इसने दोस्तों किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो रणवीर सिंह को। अगला है प्रश्न सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया, तो सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम जो है यह पेप्सिको और केयर फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है, सी फीड्स द कार्यक्रम। अगला है यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो आयुष्मान खुराना जो भारतीय एक्टर हैं दोस्तों इन्हें यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आयुष मंत्रालय के पहले चिंतित शिविर का आयोजन कहाँ किया गया। तो आयुष मंत्रालय जो है इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, तो आयुष मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और दोस्तों इनके द्वारा पहले चिंतित शिविर का आयोजन जो है वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में आयोजित किया गया। ध्यान रखें, पहले चिंतित शिविर का आयोजन कहाँ किया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों किस पशु के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दोस्तों जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा दोस्तों जो वैभव फेलोशिप प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा वैभव जो फेलोशिप है यह प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। और राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जो युवा संसद महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में। और कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, तो चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है यह कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ, तो 2019 से। और इस बार 2023 की थीम क्या है, तो आइडियाज़ फॉर बेटर टुमारो, यह दोस्तों 2023 की थीम है। ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जो युवा संसद महोत्सव है 2023 में कौन सा संस्करण है, चौथा। और इसकी थीम क्या है, तो आइडियाज़ फॉर बेटर टुमारो। और आयोजित कहाँ किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने दोस्तों कर्नाटक में शिवमोगा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन किया है। जो शिवमोगा हवाई अड्डा है दोस्तों कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनके द्वारा ही दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।